अभी तक हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझा था, जिसमें हमने पी&एल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझा था। इन आंकड़ों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, हमने ये नहीं जाना। तो इस वीडियो में आपको मैं फाइनेंशियल रेशियोज निकालने सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट करोगे, खुद करोगे आप कैलकुलेट। और ना तो आपको किसी न्यूज़पेपर, किसी साइट, किसी मैगजीन की जरूरत नहीं, ये जानने के लिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रोंग है कि नहीं। आप खुद ही अपने डिसीजन लोगे, आप खुद ही उसके फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करोगे। अगर आपने पिछली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उनके ही आंकड़े उठा के इस फाइनेंशियल रेशियोज की वीडियो बनाई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज हमारे मोटे तौर पर चार हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट। ये रेशियोज हमें कंपनी के मुनाफे के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है लीवरेज रेशियोज। इसको हम सोलिवेंसी रेशियोज और गियरिंग रेशियोज भी कहते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि आने वाले समय में लंबी अवधि में कंपनी अपने कारोबार को किस तरह से संभालेगी। और सीधा सीधा कहूँ तो ये रेशियोज हमें ये बताते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी अपने काम को किस तरह से मैनेज करेगी। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएशन रेशियोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं और ये बताते हैं कि कंपनी के मुनाफे के मुताबिक उसके शेयर की कीमत सस्ती है या महंगी। यानी कंपनी के शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए, उसकी वास्तविक कीमत कितनी है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लास्ट रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटीज रेशियोज हमें ये बताते हैं कि कंपनी का कारोबार किस तरह से चल रहा है और कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी को किस तरह से चला रहे हैं। इसलिए हम मैनेजमेंट रेशियोज भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज के बारे में बताऊंगा। और प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज पांच तरह के होते हैं। अब हम डिटेल में इन एक एक के बारे में जानेंगे और सब के बारे में जानेंगे कि इनको किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है EBIDTA मार्जिन, यानी द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्जिन। ये रेशियो हमें कंपनी के मुनाफे के बारे में बताता है, पर ये रेशियो अर्निंग बिफोर टैक्स के बारे में बताता है। तो इसका सिंपल से एक फॉर्मूला है, जिसमें हमने टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस माइनस फाइनेंस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ईबीडीटीए मार्जिन निकलेगा हमारा ईबीडीटीए डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो जो टोटल रेवेन्यू हमारा कंपनी का है वो है 1,23,936 करोड़ रुपीस। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारे आंकड़े हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखें। अदर इनकम है 2,295 करोड़ रुपीस माइनस टोटल एक्सपेंस जो कि है 93,826 करोड़ रुपीस माइनस फाइनेंस कॉस्ट जो कि है 200 करोड़ और माइनस अमार्टेशन एंड डेप्रिसिएशन जो कि है 3476 करोड़ रुपीस। तो अगर हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा EBIDTA यानी द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारा आता है 24,139 करोड़ रुपीस। अब इसको एक मार्जिन में कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको रेवेन्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू जो है यानी इनकम, इनकम यानी सिर्फ वो इनकम जिसमें अदर इनकम इंक्लूडेड नहीं है। तो जो हमारी टोटल इनकम है वो है 1,23,000 सॉरी 1,21,641 करोड़ रुपीस। और जब आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे इन 200 करके तो ये आएगा हमारा 19.8%। तो EBIDTA मार्जिन आती है हमारी 19.8%। अब इस मार्जिन का मतलब क्या है? क्या ये मार्जिन इनफ है? सही बताऊं तो इस मार्जिन का आपको कोई यूज नहीं है जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करते हो। कंपेयर किससे? आपको इस मार्जिन को कंपेयर करना होगा इसी कंपनी के कॉम्पिटिटर से, यानी इसी कंपनी के पर्टिकुलर सेक्टर में जो कंपनी है उनसे कंपेयर करना होगा। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां। तो इनके मैं ईबीडीटीए मार्जिन से कंपेयर करके ये बता पाऊंगा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। और साथ ही साथ मेरे को इस मार्जिन को इसके प्रीवियस ईयर्स के मार्जिन से कंपेयर करना होगा
और ये जानना होगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी स्टेबल है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने इन्फोसिस कंपनी के पिछले 5 साल का ईबीडीटीए मार्जिन निकाला है। आप देख सकते हो 2017, 18, 19, 20 एंड 2021 का ईबीडीटीए मार्जिन है। अगर आप नज़र डालें तो अप्रोक्सिमेटली ये ज़्यादातर स्टेबल है। तो यानी जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की स्टेबल ही है। 2019 में ये काफ़ी कम हुआ, करीब 17.7%, और उसके बाद कंपनी ने वापस से रिकवर करा और फिर से ग्रोथ दी। तो इस आंकड़े से मुझे पता लगता है कि जो कंपनी का ईबीटीए मार्जिन है वो स्टेबल है। नेक्स्ट मार्जिन जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो हमारा आता है पीएटी मार्जिन, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। ये हमारा अंतिम प्रॉफिट के तौर पे मुनाफा देखा जाता है। अगर आपको याद हो तो वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स था, और ये पीएटी है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसको कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है पैट, यानी जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, जो इतना भी कंपनी का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। तो कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट है, पीएटी है, वो है 22,146 करोड़ रुपीस। अब इसको डिवाइड करना होगा मुझे टोटल रेवेन्यू से, जो कि है 1,23,936 करोड़ रुपीस। और जब आप इसको परसेंटेज में इंटू 100 करके कैलकुलेट करोगी, ये आता है हमारा 17.8%। तो जो पैट मार्जिन है वो आती है हमारी 17.8%, जो कि एक काफ़ी बढ़िया रेशियो यानी काफ़ी बढ़िया मार्जिन है। पर अगेन इस मार्जिन का, इस रेशियो का आपको निकाल के तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करते हो। कंपेयर किससे करना है? कंपेयर आपको इसके पिछले साल के आंकड़ों से करना है, और जो इसके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उन कंपनियों से आपको इसका ये रेशियो कंपेयर करना होगा। तभी आपको सही मायनों में पता लगेगा कि इंफोसिस कंपनी का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो कितना ज़्यादा है और कितनी ये इंफोसिस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मैंने इस इंफोसिस कंपनी के आंकड़े को, इस पीएटी मार्जिन रेशियो को इसके पिछले 5 साल के मार्जिन से कंपेयर किया है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 2017, 18, 19, 20 एंड 2021 का ये पीएटी मार्जिन है, और साथ ही साथ इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी है। तो अगर आप देखो तो 2017 में 21.7% का मार्जिन था, और उसके बाद 18 17 है, यानी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। थोड़ा सा इसके पैट मार्जिन में डिक्लाइन आया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिसका प्रॉफिट है वो तो बढ़ रहा है, पर इसका जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। पर स्टिल ये एक स्टेबल है, एक ग्रोथ, एक स्टेबल मार्जिन है, काफी अच्छा रेशियो है। नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो कि हमें ये बताता है ये शेयर होल्डर्स को उनकी इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है, और इसको कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको सिंपल तरीका और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका भी बताऊंगा। पर सही मायनों में माने तो कॉम्प्लेक्स तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसका जो प्रॉफिट, जो आरओई निकालोगे आप, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100 होता है। अब एक एग्जांपल समझिए कि एक राहुल नाम का बंदा है, और उसकी एक बेकरी है। एक बेकरी है जिसमें उसको एक मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। उस मशीन की कीमत 10,000 रुपये है, और राहुल को जो प्रॉफिट हुआ है वो 2500 रुपये का हुआ है। तो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो होगा 2500, यानी 2500 रुपये। और जो कंपनी को जो खरीदना है एसेट, यानी जो मशीन खरीदनी है, उसके लिए कंपनी के पास, यानी राहुल के पास सारा का सारा पैसा इन कैश है, यानी उसके पास है, ना तो उसे लोन लेने की जरूरत है, ना किसी से उधारी लेने की जरूरत है। तो जो 10,000 का जो मनी है उसके पास पूरी की पूरी है, तो यानी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी कह सकता हम इसे। तो जो पूरी की पूरी है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो राहुल का आरओई आएगा 25%। अब सा काम करते हैं, सेकंड केस करते हैं कि राहुल के पास केवल 8,000 रुपए हैं। इस बार भी प्रॉफिट कंपनी को 2500 का हुआ, पर राहुल के पास इस बार 8,000 रुपए हैं, और इस बार राहुल 2,000 रुपए का लोन लेता है उस मशीन को खरीदने के लिए। तो जो कंपनी के पास, यानी राहुल के पास जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो केवल 8,000 है। और अगर मैं इसको फिर से कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 31.25%।
और तीसरा केस समझते हैं जिसमें अब राहुल के पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और उसको अगेन वो मशीन खरीदनी है। तो इसको फिर से राहुल को इस बार लोन लेना पड़ेगा, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो कंपनी के पास यानी राहुल के पास वही प्रॉफिट है 2500 का, पर इस बार राहुल के पास थोड़े कम पैसे हैं जो कि हैं 5,000 रुपए। और फिर से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आता है 50%, यानी आरओई बढ़ रहा है पर लोन भी बढ़ रहा है। एक ज़्यादा आरओई अच्छी बात है। अच्छी बात है कि एक कंपनी की हाई आरओई एक हाई रिटर्न है, पर ज़्यादा कर्ज के साथ नहीं। अगर ज़्यादा कर्ज है कंपनी के पास तो कंपनी की स्टेबिलिटी सही नहीं रहेगी, कंपनी अच्छे से कामकाज नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आरओई रेशियो को निकालने के लिए हम दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है डुपॉन्ट्स मॉडल्स, ऑल्सो कॉल्ड डुपॉन्ट आइडेंटिटी। तो अगर आप इससे आरओई निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट आरओई मिलेगा, चाहे भले ही कंपनी के ऊपर कितना भी कर्ज हो। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो उसमें हमारा नेट सेल्स से नेट सेल्स कट जाएगा, एवरेज टोटल एसेट से एवरेज टोटल एसेट्स कट जाएगा, और लास्ट में हमारे पास वो ही फॉर्मूला बचेगा जो कि आरओई का होता है। पर इनको हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें एक सही जानकारी मिल सके। तो जो पहली चीज है उसे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, जो कि कुछ नहीं है, खाली एक पैट मार्जिन यानी जो प्रॉफिट हमने अभी निकाला था, जो नेट मार्जिन निकाला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वही है जो कि है 17.8%। नेक्स्ट आता है नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, जो इसे हम एसेट्स टर्नओवर भी कहते हैं। तो जो कंपनी की नेट सेल्स थी यानी वो नेट इनकम है, जो कि है 1,21,641 करोड़ रुपीस। अगला आता है, इसके डिवाइड करेंगे इसको हम एवरेज टोटल एसिड्स से। तो जो एवरेज टोटल एसिड्स है वो कैसे निकाला जाए, उसको निकालने के लिए आपको इस साल के एसिड्स और जो पिछले साल का एसिड्स था उसका एवरेज निकालना होगा, जो कि आएगा 1,13,135 करोड़ रुपीस। तो इसका रेशियो निकलेगा, वो निकलेगा 1.07%। और नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, जिसमें हम एवरेज टोटल एसेट्स को डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो जो हमारा एवरेज टोटल एसेट्स है वो है 1,13,135 करोड़ रुपीस, और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो है 75,736 करोड़ रुपीस, जो कि इक्वल टू आती है 1.49% की। और अगर मैं इनको सारों को इंटू करूंगा तो जो आर आएगा वो आएगा 28.3%, जो कि काफी अच्छा आरोही रिटर्न है। जनरली इंडिया में अच्छी कंपनी करीब 16 से 18% का आरओई देती है। तो अगर किसी कंपनी का 16 टू 18% मिनिमम आरओई है तो एक अच्छी बात है, और हमारे केस में इन्फोसिस में काफी अच्छा रिटर्न है। और क्योंकि आप जानते हो कि इन्फोसिस कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, तो आप सिंपली आरओई का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। अगर आप सिंपल फॉर्मूला आरओई का निकालते हैं लगाते हैं तो उसके हिसाब से आएगा इसका आरओई 29.2%। क्योंकि ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्फोसिस कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये जो नंबर्स हैं मैं कहाँ से ले रहा हूँ, तो अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी होगी, ये सारे नंबर एग्जैक्टली मैंने स्टेटमेंट से उठाए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप स्टेटमेंट्स में जाकर देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, उन आंकड़ों को उठाना है, इन फॉर्मूलाज में लगाना है, और सिंपली मैथमेटिक्स, सेकंड क्लास की मैथमेटिक्स करनी है और आपको कैलकुलेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, बस आपको पिछली वीडियोस देखनी होंगी ताकि आपको पता लग सके कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं। नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा आर ओ ए रेशियो, जो कि है रिटर्न ऑन एसेट्स। ये रेशियो में बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को इस्तेमाल करके कितना मुनाफा बना रही है। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला वो होता है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट रेट वन माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स। टैक्स रेट यहाँ पर हम जो आमतौर पर जो टैक्स रेट होती है वो लूंगा 32%। तो आपको सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। नेट इनकम है 22,146 करोड़ रुपीस। इंटरेस्ट यहाँ पर है फाइनेंस कॉस्ट है हमारी 200 और 1 - 32% डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स, जो कि है 1,13,135
135 करोड़ रुपीस। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वो आएगा हमारा 19.6%। तो आर ओ ए रेशियो आता है हमारा 19.6%। अगेन मैं फिर कहूंगा इस रेशियो का अकेला कुछ मतलब नहीं बनता है जब तक आप इसको अदर कंपनियों से कंपेयर नहीं करते हो। आपको आरओई रेशियो और आरओए दोनों ही किसको अदर कंपनी से कंपेयर करना होगा। नेक्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो आता है हमारा आर ओ सी ई रेशियो, जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। यह हमें बताता है कि जो कंपनी ने अपना कैपिटल यानी पूंजी लगा रखी है उस पे कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। तो इसको निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है जो कि है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ओवरऑल कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है शॉर्ट टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस इक्विटी। अगर आपको याद हो इंफोसिस कंपनी पे ना तो शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, तो इसमें केवल इक्विटी ऐड होगी। तो जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है वो है हमारा 30,110 करोड़ रुपीस। और जो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर हमें यहाँ पर कर्ज होता वो भी ऐड होता, क्योंकि इन्फोसिस कंपनी पे कर्ज नहीं है तो इसमें केवल इक्विटी ऐड होगी जो कि है 75,736 करोड़ रुपीस। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आर ओ सी ई रेशियो आएगा, वो आएगा 39.7%। अगेन मैं फिर कहूंगा इस रेशियो को आपको अदर कंपनी से कंपेयर करना होगा इसी पर्टिकुलर सेक्टर की, तभी आपको पता लगेगा कि इन्फोसिस कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इन सारे फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लीवरेज रेशियो के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।